इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नेम है फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। और ये शंकर आईएएस के कंटेंट से हम पढ़ा रहे हैं फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। तो इसमें 3 मेजर टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एनर्जी फ्लो, सेकंड वन इज द न्यूट्रिएंट साइकिल जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइकिल, एंड तीसरा जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, तो तीनों जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस प्रोस्पेक्टिव्स। प्रीलिम्स में भी यहाँ से हमेशा सवाल पूछता है और मेंस में भी एक सवाल इन तीनों टॉपिक में से एक सवाल रहता है। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी इन तीनों टॉपिक में से एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन में से हर साल एक सवाल जो है वो मिलता ही मिलता है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो जो मेजर रेस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हमने कल पढ़ा था। क्योंकि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो उसका बस 10% ही जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र हो पाता है और 90% जो है वो एनर्जी लॉस्ट हो जाता है। किसके थियोरी के अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ द लिंडमैन ने 1942 में एनर्जी ट्रांसफ़र का थियोरी दिया हुआ था। उसके अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी का ट्रांसफ़र एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर नहीं हो पाता है, 90% जो है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एनर्जी फ्लो को समझने के लिए, एनर्जी फ्लो को पढ़ने के लिए हमें 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन पढ़ने होंगे। क्योंकि देखो एनर्जी का जो फ्लो होता है ऑर्गेनिज्म में, तो एनर्जी का फ्लो क्या होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे होता है या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरे ऑर्गेनिज्म में होगा तो एक चेन बनती जाती है ना भाई, इससे इसके पास एनर्जी जाएगा, इससे इसके पास जाएगा, इससे इसके पास जाएगा। तो ये ट्रॉफिक लेवल या स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म जो भी है, इनके बीच जो लिंक है, जो इंटरेक्शन है, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। और ये सारा किसके अंदर में आता है, एनर्जी फ्लो के अंदर में आता है। अगर एनर्जी फ्लो डायरेक्ट मेंस में लिखने को आ गया है तो भी ये सारे टॉपिक्स उसमें लिखे जाएंगे। ये इंटरेक्शन कैसे होते हैं, पहला है फूड चेन, दूसरा है फूड वेव और तीसरा जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड है। फूड चेन हम देखें, फूड चेन का मतलब क्या होता है, जैसे चेन, ठीक है, जैसे चेन नेम है वैसे इस तरीके से है कि जैसे सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूसर प्लांट है, प्लांट को इधर ग्रास होपर खाया, ग्रास होपर को खाने के बाद इसको रैट के बाद स्नेक, तो ये जो चेन बनता जाता है इसी को बोलते हैं क्या, फूड चेन। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ द जहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हुआ है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो कुछ भी हो, तो इसके बेसिस पे फूड चेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन सा है, एक तो है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा है डेट्रियोरस फूड चेन। फूड चेन और भी लोग कई बुक में बहुत तरीके से दिया है, लेकिन शंकर आईएएस में जो फूड चेन दिया हुआ है वो 2 मेन इम्पॉर्टेंट फूड चेन, एक तो ग्रेजिंग फूड चेन है और दूसरा क्या है, डेट्रियोरस या डेट्रस फूड चेन। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रियस फूड चेन में क्या डिफरेंस होता है। ग्रेजिंग फूड चेन जो स्टार्ट होता है वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है। सपोज ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट को कोई मतलब कि ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज या हर्बीवोर्स खाता है और इसको फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, हर्बीवोर क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर टर्सरी कंज्यूमर। इस तरीके से जो ग्रास से स्टार्ट हो गया, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो गया, ट्री से स्टार्ट हो के जो भी चेन बनता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग चेन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, डेट्रियोरस चेन। डेट्रियोरस चेन में क्या होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, इसका डेड हुआ, ठीक है, डेड के बाद इसका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का डिकेइंग होगा। ठीक है, डिकेइंग कैसे होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। तो डिके होने के बाद इस एनर्जी को यूटिलाइज करके, ठीक है, या तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सपोज ये यूटिलाइज कर रहा है, इसको कोई और ऑर्गेनिज्म खा रहा है, इसको कोई और ऑर्गेनिज्म खा रहा है, तो ये डेट्रियोरस जो डीके कर रहा है, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है फूड चेन तो इसको डेट्रियोरस फूड चेन बोलते हैं या डेट्रियोरस फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम इमेज के थ्रू डिफरेंसेस देखते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रियोरस फूड चेन में क्या डिफरेंस होता है। ग्रेजिंग फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। ठीक है, प्लांट को कौन खाता है, रैट खाते हैं। ठीक है, और रैट को फिर कौन खाएगा, स्नेक खाएंगे। स्नेक के बाद जो है कि टर्सरी कंज्यूमर जो होगा या वो खाएंगे। तो ये तीनों स्टेज पे देखो, प्लांट का भी तो डेथ होता है और प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा रैट, उसका भी। तो सबका अपने अपने लेवल पे ऐसा नहीं होगा कि सारे जो स्नेक है वो टर्सरी कंज्यूमर के द्वारा ईट कर लिए जाएंगे, खा लिए जाएंगे। तो कुछ तो होंगे जिनका डेड अपने आप होगा। तो
स्नेक या प्राइमरी कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, उनके डेथ मतलब उनके डेथ के बाद उनका जो डिकेइंग प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन जो होता है, ठीक है, वो हर स्टेप में कॉमन होता है, वो हर स्टेप में कॉमन होता है। बस दोनों में क्या डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो प्लांट है और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, ठीक है। तो दोनों में यही मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है फूड चेन। फूड चेन में हमने क्या देखा था कि एक सिंगल प्रोड्यूसर है और एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इसको खा रहा है, फिर सेकंड इसको खा रहा है, थर्ड इसको खा रहा है, ठीक है। एक सिंपल चेन के फॉर्म में देखें, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है कि ये प्लांट है तो यही ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा, यही इसी ऑर्गेनिज्म का ये मतलब कि भोजन बनेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके 2 या 3 ऑर्गेनिज्म, 4 ऑर्गेनिज्म, एक कॉम्प्लेक्स वे में मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स जो है एक सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड मटेरियल्स, ठीक है। तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर ये बन जाता है। मे बी इसको फिर ये खा रहा हो, मे बी इसको कोई और खा रहा हो, तो इस वेब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस जाल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फूड वेब। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्न है, प्लांट है, तो इसको ग्रासहॉपर खा रहा है। ग्रासहॉपर में भी इसको फ्रॉग भी खा सकता है, मे बी रैट भी खा सकता है। और जो पाइथन है, जो स्नेक है, ये रैट को भी खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है। और रैट जो है ये ईगल के द्वारा भी खाया जा सकता है, वोल्फ के द्वारा भी खाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स वेब लाइक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी को बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, कभी कभी एग्जाम में बस सिंपल फूड वेब और फूड चेन के बारे में भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है जो इकोलॉजिकल पिरामिड। हमने फूड चेन, फूड वेब खत्म कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? जब भी किसी ट्रॉपिक लेवल को, हमने ट्रॉपिक लेवल क्या देखा कि ये प्लांट है, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, इसको ग्रासहॉपर खा रहा है, ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल है। ग्रासहॉपर को रैट भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है, मान लो कोई और भी खा सकता है, लेकिन ग्रासहॉपर को जितने खाने वाले ऑर्गेनिज्म है जिस लेवल पे हैं, ठीक है, उनको एक ट्रॉपिक लेवल माना जाएगा। तो इस तरीके से जब ट्रॉपिक लेवल को किसी जो डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, किसी डायग्राम के थ्रू मतलब दिखाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स का फीचर क्या है कि जो प्रोड्यूसर होगा वो हमेशा बेस में होता है। प्रोड्यूसर कहाँ होता है? हमेशा बेस में होता है। और जो टॉप कंज्यूमर होता है, वो हमेशा टॉप पे होता है। प्रोड्यूसर हमेशा बेस पे होता है, टॉप कंज्यूमर हमेशा टॉप पे होता है, और जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ होंगे? वो मिडिल में होंगे। तो ये इसका फीचर है। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब कि स्टडी किया हुआ है कई। एक तो है पिरामिड्स ऑफ द नंबर, जब नंबर को यूज़ करके इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको पिरामिड्स ऑफ द नंबर बोलते हैं। सेकेंड, पिरामिड्स ऑफ द बायोमास, जब बायोमास को यूज़ करके, बायोमास ऐसा नहीं कि वेट बायोमास, किसी कोई ऑर्गेनिज्म है उसके वेट बायोमास को ले लिए, उसके ड्राई बायोमास को लेते हैं, ठीक है। और जो थर्ड होता है वो एनर्जी प्रोडक्टिविटी को लेके जो है कि पिरामिड्स बनते हैं। तो एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है पिरामिड्स ऑफ द नंबर। पिरामिड्स ऑफ द नंबर में क्या होता है कि एक ट्रॉपिक लेवल पे सपोज ये प्लांट है, तो कितने प्लांट हैं, ठीक है, नंबर को लेते हैं। ये प्लांट को खाने वाले सपोज ग्रासहॉपर्स हैं, तो कितने ग्रासहॉपर्स हैं, इस नंबर को लेके जब कोई ग्राफ बनाएंगे, डायग्राम पिरामिड्स बनाएंगे, तो उसको पिरामिड्स ऑफ द नंबर बोलते हैं। और ये 2 तरीके के हो सकते हैं ये पिरामिड, या तो अपराइट होंगे। अपराइट में क्या होता है कि जब बेस ब्रॉड हो, बेस ब्रॉड में क्या होगा कि जब प्रोड्यूसर ज़्यादा हो और कंज्यूमर्स का नंबर कम हो, तो वो अपराइट पिरामिड बनता है। सेकेंड वही क्या होगा, इन्वर्टेड पिरामिड भी होता है कि मान लो प्रोड्यूसर तो बहुत कम है लेकिन उस पर डिपेंडेंट लोग जो है बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। मतलब कि कोई ऐसा अगर जो प्रोड्यूस कर रहा है जिस पे सारे ट्रॉपिक लेवल डिपेंड है, अगर वो कम है और प्रोड्यूस करने वाला जो है कि ज़्यादा है, तो वो अपराइट होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकेंड में क्या होता है कि अगर प्रोड्यूसर ही कम है, जो बना रहा है वही कम है और उस पर डिपेंडेंट लोग जो हैं, एनर्जी डिपेंडेंट बहुत ही ज़्यादा हैं, तो वो इन्वर्टेड पिरामिड होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें बेसिक डिफरेंसेस हम देखते हैं पिरामिड्स ऑफ द अपराइट और
अपराइट पिरामिड्स कहाँ पे मिलेगा? अपराइट पिरामिड जो होगा ग्रासलैंड का पिरामिड्स। ग्रासलैंड में क्या होता है कि जो ग्रासलैंड का एरिया होता है देखोगे तो उसमें बहुत ही ग्रास होते हैं, उसमें ग्रास हॉपर्स की संख्या ग्रास से कम देखने की मिलेगी, ठीक है। जो घास है, घास से कम जो है ग्रास हॉपर की संख्या देखने को मिलेगी। फिर जो ग्रास हॉपर्स हैं, ग्रास हॉपर से कम मेढक की संख्या मिलेगी। क्या ऐसा कभी होता है कि घास के मैदान में मेढक बहुत ज़्यादा है, घास से भी ज़्यादा ग्रास हॉपर से ज़्यादा है, तो इनकी नंबर कम देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, स्नेक, कभी कभी एक आध दो स्नेक दिख जाएंगे जो मेढक को खाते हैं, तो स्नेक का नंबर कम। और जो टॉप कॉर्निवोर होगा जैसे हॉक वगैरह हो गया, तो इसका नंबर तो और भी कम होगा। तो यहाँ पे अपराइट पिरामिड बनता है, मतलब प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा है और कंज्यूमर्स के नंबर जो है वो बहुत कम है, ठीक है। सेम अगर हम देखें वाटर में, पॉन्ड्स में या फ्रेश वाटर में हम देखें, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रेश वाटर में जो प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह होते हैं, ठीक है, जो तैरते रहते हैं प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन उनको बोलते हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। फिर कीट मकोड़े जो होते हैं उनका नंबर जो है उससे ज़्यादा होता है, उससे मतलब कम होता है। फिर छोटी मछलियाँ का नंबर और भी कम होगा, छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियाँ जो होती हैं उनका नंबर थोड़ा और कम होगा। और जो सबसे ऊपर टॉप कॉर्निवोर होता है उनका नंबर तो एकदम कम होगा। तो ये अपराइट पिरामिड बनाता है। तो ये एग्जाम्पल याद रहे कि ग्रासलैंड में और पॉन्ड वाटर में हमेशा अपराइट पिरामिड बनता है, ठीक है। अब देखते हैं कि डाउनवर्ड इन्वर्टेड पिरामिड्स कहाँ पे बनता है। तो इन्वर्टेड पिरामिड जो बनता है वो ट्री इकोसिस्टम में बनेगा। ट्री में क्या होता है कि एक बड़ा एक ट्री है, ठीक है, और उस पे रहने वाले हर्बीवोर्स जो पक्षी चिड़िया वगैरह होते हैं, एक ऐसा नहीं कि एक ट्री पे एक ही चिड़िया होगी, एक ही बर्ड्स होगा, तो मल्टीपल बर्ड्स जो होते हैं। तो हर्बीवोर्स की संख्या जो है किस प्रोड्यूसर से ज़्यादा होती है इसमें। फिर अगर हम देखेंगे पैरासाइट्स जो इस बर्ड्स पे डिपेंड करता है उनका नंबर और भी ज़्यादा होगा। हाइपर पैरासाइट्स देखें तो उनका नंबर और भी ज़्यादा होता है। तो एक तरीके की इन्वर्टेड पिरामिड बन जाती है, मतलब प्रोड्यूसर तो कम है, ठीक है, लेकिन इस पर डिपेंडेंट लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर बहुत कम है, नंबर कम है, लेकिन प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे एक बड़ा ट्री कितना बड़ा होता है और ज़्यादा एरिया लिया हुआ होता है, दैट मीन्स प्रोड्यूसर इतना स्ट्रॉन्ग है कि मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल कैन सर्वाइव ऑन, मतलब कि उस पर सर्वाइव कर सकता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इन्वर्टेड पिरामिड्स का। तो नंबर पे जो पिरामिड्स बनते हैं दे कैन बी अपराइट और दे कैन बी इन्वर्टेड, ठीक है, ये याद रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट आता है पिरामिड ऑफ द बायोमास। देखो नंबर इतना ज़्यादा होते हैं कि किसी भी आप घास के नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, कुछ भी इतना ज़्यादा नंबर्स होते हैं कि उनमें बहुत से एरर भी होते हैं। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पिरामिड्स ऑफ द बायोमास को लेके आया गया। पिरामिड्स ऑफ द बायोमास में ऐसा नहीं होता कि कोई, मान लो ये लायन है, शेर है, तो इसको बस तौल लिए कि कितना इसका बायोमास है, तो इसकी ड्राई वेट, ठीक है, ड्राई वेट को इसको देखते हैं कि कितना है इसका बायोमास। तो यहाँ पे बायोमास में भी दो तरीके के पिरामिड बनते हैं, एक तो अपवर्ड पिरामिड बनेगा, सेकंड जो है इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। तो देखते हैं कि अपवर्ड पिरामिड किस में बनता है और इन्वर्टेड पिरामिड किस में बनता है। तो इसका एग्जांपल जो अपवर्ड पिरामिड का है वो क्या है, प्लांट, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या होगा कि मल्टीपल प्रोड्यूसर्स होते हैं, घास के नंबर मल्टीपल होगा और इससे इनका ड्राई वेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। घास का ड्राई वेट ऑब्वियसली जो है कि एक सिंगल लाइन से तो बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। उस पर डिपेंडेंट जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका वेट थोड़ा सा और कम होता है, ठीक है। उस पर डिपेंडेंट प्राइमरी हर्बीवोर्स पे जो डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, इनका नंबर और भी कम होता है, तो बायोमास भी इनका कम होगा। सेम जो टॉप कार्निवोर होते हैं, अब एक ग्रासलैंड में तो 1000 जो है कि लायन सर्वाइव तो नहीं कर सकते ना, तो उनका वेट जो होगा, ड्राई वेट और भी कम होगा। तो इस तरीके से एक अपवर्ड पिरामिड बनता है। पिरामिड्स जो बायोमास का पिरामिड है ग्रासलैंड में। इन्वर्टेड पिरामिड देखे कहाँ देखने को मिलेगा, तो एक्वाटिक सिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है। एक्वाटिक सिस्टम में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके बायोमास बहुत ही कम होते हैं। बायोमास क्यों कम होते हैं उसके पीछे रीजन है, अब बड़े बड़े ट्री, बड़े बड़े घास तो पानी में तो हो नहीं सकते क्योंकि उनको फ्लोट करना है, क्योंकि उनको तैरना है, ठीक है। और जो फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स के देखोगे उनके बायोमास जो है, फ्लोटिंग प्लांट के बायोमास हमेशा टेरेस्ट्रियल बायोमास से हमेशा कम होते हैं, इसलिए ताकि वो वाटर में फ्लोट कर सके। जब इन्हीं का बायोमास कम होगा तो फिर जो है कि, और ऊपर जब जाएंगे हर्बीवोर, प्राइमरी हर्बीवोर जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनका बायोमास थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपने पोर्स लगा के भी वहाँ पे रह लेते हैं, वो उनको
तैरना भी होता है और डूब के भी रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर्स में बड़े बड़े व्हेल जैसी मछलियाँ देखने को जो मिलेंगी, व्हेल, सील, तो इनका बायोमास जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलेगा। तो पिरामिड ऑफ द बायोमास कहाँ पे इन्वर्टेड होता है? एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत बार ये सारे जो सवाल है ना एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और पीसीएस में तो बेसिकली ये जो है कि यूपी पीसीएस में बहुत ही पूछा गया हुआ सवाल है ये। नेक्स्ट आता है पिरामिड्स ऑफ द एनर्जी। ये पिरामिड्स ऑफ द एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात यहाँ पे पहला टर्म कि पिरामिड्स ऑफ द एनर्जी जो है वो हमेशा अपवर्ड होता है, कभी डाउनवर्ड नहीं होता। कैसे? कि हमेशा चाहे प्रोड्यूसर खुद प्लांट हो, चाहे प्रोड्यूसर जो है खुद कोई सेप्रोफाइट्स हो, चाहे कोई भी फूड चेन ले लो, एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब ट्रांसफ़र होगी यहाँ पे लॉस होगी ही होगी। 90% लॉस होगी, 90% लॉस होगी। तो जब भी जाएंगे तो नीचे तो हम क्या बेस पे तो हम हमेशा प्रोड्यूसर को ही रखते हैं, तो एनर्जी जब लॉस होती ही जाएगी तो पिरामिड्स भी तो ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। तो अपवर्ड पिरामिड बनेगा। तो हमेशा पिरामिड्स एनर्जी का याद रहे कि हमेशा अपवर्ड पिरामिड होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉल्यूटेंट्स एंड द ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, हमने ट्रॉपिक लेवल पढ़ लिया। ट्रॉपिक लेवल क्या है? तो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ज़्यादा एक्यूमुलेट होते जाते हैं। ये सवाल भी कई बार पूछा हुआ है, और इवन द डीडीटी वाला जो केस आया था, है ना, तो ये इस सारे केस में जो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, पॉल्यूटेंट ट्रॉपिक लेवल में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इसलिए ज़्यादा पूछने का इसका चांस रहता है। ये करंट का भी टॉपिक हो जाता है और जो है कि स्टैटिक पोर्शन का भी टॉपिक हो जाता है। तो ज़रूरी देखो, इन्वायरमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में एक तरीके के पॉल्यूटेंट नहीं है, मल्टीपल पॉल्यूटेंट है। मल्टीपल पॉल्यूटेंट ऐसा नहीं है कि सारे पॉल्यूटेंट जो है वो ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल पे एक्यूमुलेट होते हैं। कुछ पॉल्यूटेंट होते हैं जो ट्रॉपिक लेवल पे एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे डीडीटी जैसा कुछ हो गया। तो इसके क्या फीचर्स होंगे, जो कि मटेरियल्स, क्या पॉल्यूटेंट का फीचर क्या होना चाहिए, वो मतलब कैसा होना चाहिए कि वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे वो ट्रांसफ़र होगा। तो पहला फीचर है कि वो पहला फीचर है कि वो मटेरियल जो है वो लॉन्ग लाइव होना चाहिए, ठीक है। देखो इस फीचर पहला तो क्या है कि ये लॉन्ग लाइव होना चाहिए। लॉन्ग लाइव होने का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जा रहा है, कोई ऐसा मटेरियल है जो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जा रहा है, तो दूसरे टॉपिक लेवल में पहुंचने से पहले ही डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग लाइव होना चाहिए। दूसरा है कि वो फैट में सल्यूबल होना चाहिए। अगर वो फैट में सल्यूबल होगा तो जैसे जो कार्निवोर्स हैं जो खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को, तो दूसरे का फैट ही तो खाते हैं, तो फैट सल्यूबल होगा तभी फैट में वो जा पाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और इसके फैट में सल्यूबल है कोई टॉक्सिक मटेरियल, तभी तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये पहुंच पाएगा, ठीक है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो है कि कहीं मतलब कि स्क्रेबल नहीं होना चाहिए, मतलब वो डिस्चार्ज नहीं हो पाना चाहिए, वो मेटाबोलाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेटाबोलाइज नहीं होना चाहिए का मतलब कि ऐसा ना हो कि एक ही ऑर्गेनिज्म में वो एक्सक्रीट हो गया, वो जो है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो इसका एग्जांपल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसा कोई अगर केमिकल है तो ये ईजिली एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये ट्रांसफ़र होने के मूवमेंट के जो प्रोसेस हैं, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। पहला जो है बायो एक्यूमुलेशन और सेकंड क्या है, बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन होता है, इट रिफर्स टू द हाउ पॉल्यूटेंट इंटर इनटू द फूड चेन। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि सपोज कोई प्लांट है, यहाँ जहाँ पे ये ग्रो किया सॉइल में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल थे, प्लांट में आया, प्लांट से हर्बीवोर्स में आया, हर्बीवोर से कार्निवोर्स में आए। तो कैसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र हो रहा है, बस इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है टॉपिक बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ पोल्यूटेंट टू कंसनट्रेट एज दे मूव फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इमेज में कि सपोज कोई केमिकल है जो वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है। वहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो उसको प्रोड्यूसर में ये पास होता है और प्रोड्यूसर के बाद प्रोड्यूसर क्या होंगे, प्लांट ही होंगे। तो जू प्लैंकटन में जाता है। जू प्लैंकटन में कौन होते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। और जू प्लैंकटन से फिर स्मॉल फिशेस में जाएगा, और स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस में, लार्ज फिशेस से जो बर्ड्स होंगे सबसे टॉप मोस्ट उसमें जाएगा।
तो कैसे ये एक्यूमुलेट हो रहा है, देखो यहाँ पे तो 1000 है, यहाँ पे 10,000 है, 1 लाख है, तो ये कैसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ता हुआ जा रहा है, मैग्नीफाई होता जा रहा है, कंसंट्रेट होता जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में। ये टॉपिक था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बायोटिक इंटरेक्शन है। बायोटिक इंटरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एक जो नेचर में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, तीसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, चौथे पे, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। लेकिन इंटरेक्शन का जो मेथड होता है, जो डिपेंडेंसी का जो मेथड होता है, वो सबका अलग होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग में आप देख सकते हो कि हर कोई एक दूसरे से सेम इंटरेक्ट नहीं करता। ठीक है, कोई किसी को हार्म पहुंचाना चाहता है, कोई चाहता है कि दोनों का फ़ायदा हो जाए, किसी का नुकसान ना हो। तो ये ऑर्गेनिजम्स में भी मिलते हैं, नेचर में हर ऑर्गेनिजम्स में भी यही सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको इसी के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है 6 पार्ट में। तो देखते हैं क्या है। पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि जो दो स्पीसीज हैं, ठीक है, और दोनों चाहते हैं कि दोनों का फ़ायदा हो जाए और नुकसान किसी का भी ना हो। ठीक है, तो वो एक दूसरे से म्यूचुअल एक्सचेंज या इस तरीके से करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। सपोज कोई स्पीसीज है जिसका घाटा हो रहा है और किसी एक का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अगर एक का घाटा हो रहा है और एक का फ़ायदा हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पैरासिटिज्म या प्रेडेशन। पैरासिटिज्म में देखे होगे क्या होगा कि कोई छोटी फिश है और कोई बड़ी फिश जो है इसको खा जाती है, इसको अपना जो है प्रे मान जाती, जो प्रे बना के खा जाती है। तो इसमें फ़ायदा तो एक ही का हुआ, जो बड़ी फिश छोटी फिश को खा गई, लेकिन जो छोटी फिश है वो तो ख़त्म हो गई ना, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसमें एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। थर्ड जो है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई ना फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है, जिसको कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। और फोर्थ जो आता है कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। देखो इसको रियल एग्जाम से मत जोड़ना, क्योंकि कंपटीशन जो नेचर में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को ही घाटा होता है। नेक्स्ट आता है फिर अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में एक को घाटा होता है, दूसरे को कोई ना फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। फिर आता है नेचुरलिज्म। इसमें किसी को ना घाटा होता है ना फ़ायदा होता है, कुछ नहीं होता है, दोनों न्यूट्रल रहते हैं। इस तरीके का इंटरेक्शन होता है। तो 6 तरीके का इंटरेक्शन होता है नेचर में, और हमेशा पूछ देगा कि एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, किस तरीके की बायोटिक इंटरेक्शन है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में इकोलॉजी जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है उसमें पूछता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या होता है, देखो एनर्जी जो है, जो वो इकोसिस्टम है, जो बायोस्फीयर है, वो ये क्लोज इकोसिस्टम है। क्लोज इकोसिस्टम का यही मीनिंग हुआ कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म से पास हो रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र घूम फिर के उसी जगह पे आ जा रहा है। तो बायोजियोकेमिकल केमिकल भी तो एक एनर्जी ही प्रोवाइड करने का पार्ट है। इसी तरीके से तो इनका भी साइकिल होता है। तो साइकिल कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। सपोज कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या कौन से होंगे, या प्लांट होंगे, एल्गी होंगे, ग्रीन जो है कि या तो लाइकेन होंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको खाया जाता है किसके द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा इनको ईट किया जाता है। और इसके बाद जब ये मर जाते हैं, या प्लांट खुद जब डाई होते हैं, डाई होने के बाद इनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन के बाद ये सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है, अब चाहे प्लांट डायरेक्टली उसका डिकम्पोजिशन हो, या वो जो है कि एनिमल्स के द्वारा उनको खाने के बाद उनका डिकम्पोजिशन हो, तो लेकिन मिलेंगे तो दोनों सॉइल में मिलने के बाद वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू, जैसे भी वो फिर से कहाँ पहुँचेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास ही पहुँचेंगे। और इसी को बोलते हैं क्या, जियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल ही इसी को बोलते हैं। तो ये कई तरीके के होते हैं, तो बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड। ठीक है, तो ये जो साइकिल हो रहा है किसी भी एलिमेंट का, वो कितना फास्ट हो रहा है, साइकिल कितना फास्ट हो रहा है। ठीक है, या तो फिर जो है कि इस टाइम के बेस पे कि 2 तरीके की साइकिल होती हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। एक तो होती है परफेक्ट और दूसरी होती है इम्परफेक्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब टाइम बहुत कम ले, ठीक है, टाइम कम ले और जल्दी से डिकम्पोज होकर, जल्दी से साइकिल होकर फिर से प्रोड्यूसर्स को मिल जाए, तो इसको परफेक्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। इनपरफेक्ट में क्या होता है, जैसे फॉस्फेट वगैरह, सल्फेट वगैरह क्या होंगे, ये रॉक्स में मिल जाते हैं।
रॉक में सालों मिलियंस लग जाते हैं फिर से एयर में पहुंचने के लिए या प्लांट तक पहुंचने के लिए। इसको इनपरफेक्ट साइकिल बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया सल्फर फास्फोरस। और इस परफेक्ट साइकिल का एग्जांपल क्या होता है? नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये सारे किसके परफेक्ट जो है कि साइकिल के उदाहरण है। तो परफेक्ट में मोस्टली कौन से एलिमेंट आते हैं? गैसियस, ठीक है। इनपरफेक्ट में मोस्टली कौन से एलिमेंट आते हैं? सेडिमेंट्री, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे तो सेडिमेंट्री ही हैं, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वायर, नेचर ऑफ द रिजर्वायर मतलब कि वो डिकम्पोज होकर कहाँ पे जाते हैं, उसके बेस पे दो तरीके की साइकिल होती है। एक तो गैसियस साइकिल होती है, दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल होती है। गैसियस साइकिल में क्या होता है कि जैसे हाइड्रोस्फीयर हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो गैसियस साइकिल हो गए। वही सेडिमेंट्री में क्या होता है? रॉक के में मिल जाते हैं। तो सल्फेट, फॉस्फेट मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं? रॉक्स में ही मिलते हैं। तो बेस्ड ऑन द देयर नेचर ऑफ रिजर्वायर दो तरीके के साइकिल होते हैं, गैसियस एंड द सेडिमेंट्री। और बेस्ड ऑन द टाइम टेकन बाय द न्यूट्रिएंट्स, वो कितने टाइम में रिसाइकिल होंगे, उसके बेस पे परफेक्ट और इनपरफेक्ट दो तरीके को होते हैं, ठीक है। फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। गैसियस साइकिल के एग्जाम्पल देखते हैं पहले। तो गैसियस साइकिल का एग्जाम्पल पहला है वाटर साइकिल, जिसको हाइड्रोलॉजिक भी बोलते हैं। वाटर साइकिल में क्या होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज बादल है, बारिश हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, और इसको प्लांट के द्वारा वाटर को कुछ अमाउंट लिया गया और बाकी सी में जाके या पॉन्ड, लेक, जिसमें भी मिल गए। यहाँ से फिर से इवापोरेशन हुआ, फिर से इवापोरेशन होने के बाद बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद जब भी कंडेंसेशन होगा फिर से वाटर आके इस साइकिल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो साइकिल चलती है वाटर की, तो इसको वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो साइकिल आती है वो कार्बन साइकिल आती है। कार्बन साइकिल में क्या होता है कि सपोज जो है कि CO2 है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में CO2 है, और ये फोटोसिंथेसिस किया लेके इसको फोटोसिंथेसिस प्लांट के द्वारा किया जाता है। प्लांट ऑर्गेनिक मैटर जो बनाएगा, या तो वो खुद अपना डीके होगा, मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा उसके डेड होने के बाद, डाई होने के बाद, या तो फिर वो फूड न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा ले लिया जाएगा? किसी जो ग्रेजिंग जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा ले लिया जाएगा। तो इनके जो द्वारा जो है तीन तरीके से कार्बन एटमॉस्फेयर में निकाले जाते हैं। एक तो या तो रेस्पिरेशन ये करेंगे, या तो इनके वेस्ट मटेरियल के थ्रू, या तो जब ये डाई होंगे तब, ठीक है। लेकिन तीनों तरीके से फिर से कहाँ पे आएगा? तीनों, चाहे रेस्पिरेशन करेंगे तो भी एटमॉस्फेयर में, चाहे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इनका होगा तो भी एटमॉस्फेयर में, और वेस्ट मटेरियल तो भी एटमॉस्फेयर में, और तीनों डिग्रेड होके फिर से प्लांट के द्वारा रीयूज किए जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बन साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा सा टफ होता है कार्बन साइकिल के तुलना में, और हाइड्रोजन जो वाटर साइकिल है उसके तुलना में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में मिलते हैं। ये गैसियस फॉर्म में भी मिलता है और ये सेडिमेंट्री फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज जो है कि नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन किसके द्वारा ले लिया जाएगा? प्लांट के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से। और इस प्लांट मटेरियल को कौन खाएगा? एनिमल्स खाएंगे, और ये अपना अमीनो एसिड, प्रोटीन वगैरह यहाँ से बनाएंगे। तो इनका डायरेक्ट डिकेइंग होगा, मतलब डेड होंगे, या तो फिर प्लांट से जो है प्लांट का डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। या तो जो बैक्टीरिया वगैरह हैं इनको जो है इस नाइट्रोजन को लेके फिक्स करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, और यही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। और नाइट्रेट किसके द्वारा लिया जाता है? प्लांट के द्वारा ले लिया जाता है। तो एनी हाउ जो है कि ये सीधे फिर किस में मिलते हैं? सॉइल में मिलते हैं या रॉक्स में मिलते हैं, और सॉइल या रॉक में मिलने के बाद जो है वो फिर से प्लांट के द्वारा रीयूज किए जाते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल चलती है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला प्रोसेस है वो तीन तरीके से होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है कि जो एयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको यूजफुल बनाना। प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज नहीं करता। नाइट्रोजन को यूजफुल कैसे बनाया जाएगा? नाइट्रोजन को पहले ये कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, अमोनिया को फिर कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और इसको फिर कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में। नाइट्रेट जो है वो प्लांट के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो प्रोसेस होते हैं तीन होते हैं। पहला होता है बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा हो जाता है। सेकंड आता है बाई मैन,
ठीक है, यूजिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह के थ्रू। थर्ड जो होता है टू लिमिटेड एक्सटेंट बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमिना सच एज द थंडर एंड द लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग और थंडर के थ्रू जो है होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एग्जाम्पल था सारा हमारा गैसियस का। नेक्स्ट हम देते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री में हमने देखा कि रिजर्वायर्स जो होते हैं वो रॉक्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ देखा तो सीधे एटमॉस्फेयर में जाके मिल जा रहे हैं गैस के फॉर्म में, ठीक है, गैसियस जो साइकिल है। लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल में वो किस पे जाके मिल जाएंगे, वो जाकर रॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री साइकिल इसमें होता है। तो पहला देखते हैं क्या, फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में जो होता है कि सपोज रॉक्स में क्या है, फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट किसके द्वारा लिया जाएगा, प्लांट के द्वारा, और इन प्लांट को फिर कौन ईट करेगा, प्लांट को फिर जो है कि फॉस्फेट जो है वो जो है या तो बारिश का अगर सीजन है तो वो लीचिंग के थ्रू प्लांट में पहुंचेगा, या तो इरोजन के थ्रू जो लाइकेन वगैरह होंगे प्लांट तक पहुंचेगा, और उसको फिर कौन लेगा, उसको फॉस्फेट को मतलब प्लांट के थ्रू लेंगे एनिमल्स, और या तो एनिमल्स का जो है डीके होगा या प्लांट का जब डीके होगा तो फिर से ये रॉक्स में मिलेंगे बारिश के थ्रू, मतलब कि सॉइल में मिलेंगे और बारिश के थ्रू बह के फिर रॉक्स या जो बेड है मतलब कि सी बेड है वहाँ पे पहुँचेंगे, तो फिर से धीरे धीरे साइकिल होके या प्लांट में पहुँचते हैं। इस तरीके से फॉस्फोरस साइकिल होती है। और सेम जो मेथड फॉस्फोरस साइकिल का है वही सेम मेथड जो है वो सल्फर साइकिल का भी है, क्योंकि दोनों जो है वो सेडिमेंट्री जो है कि बायोलॉजिकल साइकिल में आते हैं, जियो केमिकल साइकिल में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक और लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन को भी हम पहले जो है डील कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब टाइम के साथ जब कोई ऐसी कम्युनिटी प्लांट कम्युनिटी बनती है जो कि वेल इस्टेब्लिश होती जाती है, दैट इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें जब देखोगे इनिशियली जो एनुअल प्लांट्स आते हैं, एनुअल प्लांट्स मतलब साल में एक बार ग्रो करना और छोटे इस तरीके से, और उसके बाद फिर पेरेनियल प्लांट्स आते हैं और ग्रासेस उगना स्टार्ट होते हैं। एनुअल मतलब कि जो साल भर एक जैसे बने रहते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, साल भर बने रहते हैं मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वाटर रिजर्व करने की और सब कुछ क्षमता होती है और वो हर साल ग्रो करते रहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ग्रासेस एंड पेरेनियल प्लांट्स, फिर श्रब उगते हैं, फिर ट्रीज उगते हैं और फिर बड़े बड़े ट्रीज उगते हैं, और ये अपने क्लाइमेक्स पे होते हैं, ठीक है। और ये जो बीच की कम्युनिटी प्लांट होती है इसको सीरल बोलते हैं, इसको सीरल कम्युनिटी बोलते हैं, इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो सक्सेशन दो तरीके को होते हैं, बेस्ड ऑन द प्लेस, मतलब कहाँ पे सक्सेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन दैट सक्सेशन दो तरीके को होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि जब सक्सेशन ऐसे प्लेस पे हो रहा हो, सक्सेशन ऐसे प्लेस पे हो रहा है जहाँ पे पहले कोई सक्सेशन नहीं हुआ है, ठीक है, और जो हमेशा ऐसा कोई बेयर रॉक है, ऐसा कोई रॉक है जहाँ पे कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई नहीं ग्रो किया, दैट प्लेस अगर उस प्लेस पे सक्सेशन होता है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन कब होता है कि जब प्राइमरी सक्सेशन में वाले प्लेस पे, ठीक है, सपोज कोई फायर हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी, एनिमल एक्टिविटी, किसी की वजह से प्राइमरी सक्सेशन हुआ है लेकिन लॉस्ट हो गया, और वैसे प्लेस पे सॉइल तो पहले से बना हुआ है, मॉइस्चर भी कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो जब सक्सेशन स्टार्ट होता है तो थोड़ा फास्ट होता है, और ऐसे सक्सेशन को बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। और बेस्ड ऑन द जो है कि इंटरफेरेंस के बेस पे सक्सेशन दो तरीके के होते हैं, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक। कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे सक्सेशन कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता, अपने आप ट्री वगैरह प्लांट उगना स्टार्ट करते हैं, दैट सक्सेशन इज कॉल्ड द ऑटोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। लेकिन एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है कि सपोज कोई बेयर रॉक है, ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे, और इसको जो है कि इस तरीके से कर रहे हैं ताकि ये रॉक जो है सॉइल में कन्वर्ट हो जाए और फिर यहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट हो, तो एलोजेनिक सक्सेशन इसको बोलते हैं, जहाँ पे इंटरफेरेंस हो, आउटसाइडर इंटरफेरेंस हो, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या कम्युनिटी किस तरीके की प्लांट इनिशियली ग्रो कर रही है, उसके बेस पे दो तरीके के सक्सेशन होते हैं, एक तो ऑटोट्रोपिक और दूसरा हेट्रोट्रोपिक सक्सेशन होता है। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है कि जब प्लांट का अमाउंट, प्लांट का नंबर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से मतलब ऐसे जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं ज़्यादा हो तो उसको ऑटोजेनिक बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंड हेट्रोट्रोपिक सक्सेशन में क्या होता है कि जब प्लांट का नंबर एनिमल से कम हो, मतलब एनिमल खाने वाले ज़्यादा हो और प्लांट बनाने वाले कम हो,
तो ऐसे में सक्सेशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। तो ये टोटल डिस्कशन था चैप्टर 2 से, शंकर IAS की जो बुक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाली बुक, उससे। ठीक है।